नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है। इस बीच आज छठ पूजा का पहला दिन यानी नहाए खाए है। इस दिन श्रद्धालु महिलाओं ने यमुना में जाकर डुबकी लगाई। इस दौरान यमुना में प्रदूषण की वजह से झाग भर गया था। इसी में महिलाएं डुबकी लगाती रहीं। दिल्ली से बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भी कालिंदी कुंज इलाके में पहुंचे और वहां के हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के झूठे दावे किए हैं। मैं समझता हूं ये दृश्य दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को शर्मसार कर देगा, क्योंकि ये न सिर्फ आस्था से खिलवाड़ है बल्कि जीवन से भी खिलवाड़। दिल्ली का एक्यूआई 990 तक पहुंच रहा है। हवा मतलब जहरीली है, पानी जहरीला है। आस्था के चलते लोग यहाँ पे आकर खड़ा होने को मजबूर है। मेरे मन से ये निकल रहा है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। आप तमाम लोग जगह जगह पे ये आदमी न आए प्रतिबंधित कर दो, ये न आए प्रतिबंधित कर दो, ये तो कर देते हो, लेकिन एक पूरी दिल्ली सरकार झूठा वादा कर रही है। अरविंद केजरीवाल झूठा वादा कर रहे हैं पिछले 7 साल से। उसका सुओ मोटो लेने का समय है। राजधानी एक तरीके से ऑलरेडी प्रदूषण का प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहा है, मुकाबला है प्रदूषण प्रॉब्लम के साथ। लेकिन यमुना यहाँ पे नई दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास जो एक हमारे यमुना का जो यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं ये एक टॉक्सिक फोम है। इसे इंग्लिश में टॉक्सिक फोम कहते हैं और ये जो है बहुत ही हानिकारक है। अगर आप देखें तो पानी बिल्कुल वहाँ तेज रफ्तार से वहाँ से आ रहा है। आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, जो इंडस्ट्री के सारे जो शॉप्स है, आउटलेट्स है आसपास राजधानी के आसपास। लेकिन हर साल की तरह जैसे आप देखते हैं छठ पूजा के समय यहाँ पे डिवोटीज आते हैं जो छठ पूजा को मानते हैं, वहाँ के आके पूजा करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे इनसे, समझना चाहेंगे इनसे कि जब दिल्ली में ऑलरेडी प्रदूषण का प्रॉब्लम चल रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, ऐसे में इस वाले पोल्यूशन प्रॉब्लम के साथ कैसे लोग यहाँ पर आके छठ पूजा मना रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे छठ पूजा मना रही हैं, यहाँ पे जो सफ़ेद झांझ है बहुत हानिकारक है शरीर के लिए। तो आपको डर लग रहा है इस बात से? नहीं। अच्छा, तो क्या मानते हैं यहाँ पे? गंगा। आप इस पानी को गंगा मानते हैं? तो आप हर साल यहाँ पे आके छठ पूजा मनाते हैं? हर साल मनाते हैं। अच्छा, पानी में नहाते, उसी पानी को पी भी लेते हैं? पी भी लेते हैं। अच्छा, लेकिन जो पानी है ऑलरेडी मतलब पहले से मैला है, गंदगी है। अभी आप जानते हैं प्रदूषण का भी प्रॉब्लम चल रहा है शहर में। सर्दियों के समय आपको पता ही है कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है लोगों को, और ये जो सफ़ेद झांझ जो है बहुत ही हानिकारक है। जी, हम लोग आते हैं हर साल, हम लोग के कुछ नहीं होता। हम लोग भगवान के नाम से अर्घ देते हैं और पानी भी पीते हैं और नहाते हैं और इसमें सब कुछ करते हैं, तो कुछ नहीं होता हम लोग को। लेकिन सवाल ये है कि हर साल यही जो हमें है नज़ारा देखने को मिलता है, हर साल, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है, कि इसको क्योंकि ये जो झांझ हम देख रहे हैं ये बहुत ही हानिकारक है शरीर के लिए। तो इस वजह से, और यहाँ पे हमने ना ही सिर्फ लोगों को यहाँ पे छठ पूजा मनाते हुए देखा है, कुछ मिनट पहले हमने यहाँ पे गाय भैंस भी देखे हैं जो अंदर पानी के अंदर चले गए थे और वो झांझ के साथ बिल्कुल बाहर आ गए थे। तो बहुत ही हानिकारक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि हर साल अगर ये देखने को मिलता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है लोगों के लिए। कैमरा पर्सन मुरसलिन के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री का कहना है कि यह दिल्ली का नहीं है बल्कि हरियाणा से झाग आया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ हैं। गोपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यमुना के अंदर झाग की मोटी मोटी चादरें दिखाई दे रही हैं, पोल्यूशन की वजह से ये है। छठ का मौका है, इस मौके पर यमुना के अंदर इतनी गंदगी या ऐसी तस्वीरें देखना बहुत दुखदाई है। नहीं, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि यमुना के अंदर जो पानी का झाग आपको दिख रहा है वो दिल्ली के लोगों ने नहीं छोड़ा है, हरियाणा ने छोड़ा है। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, तो ये क्यों छोड़ा गया इस समय इस तरह के जहरीले पानी को, ये समझ के परे है।
दूसरी बात, जहां तक पोल्यूशन की आपने बात कही है, ये पोल्यूशन की वजह से यमुना का पानी नहीं हुआ है, हरियाणा से जो पानी छोड़ा गया है जहरीला, उसकी वजह से हुआ है। श्रद्धालु, अब छठ है, श्रद्धालु जो हैं, आज नहाए खाए का दिन था, श्रद्धालु जो हैं उसमें डुबकी भी लगा रहे हैं और पानी पीते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो हालांकि वो शिकायत नहीं कर रहे हैं, जो श्रद्धा में होता है वो शिकायत नहीं करता है, लेकिन क्या ये तस्वीर बदली नहीं जा सकती है? नहीं, बदली जा सकती है। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि, और मैं आपको बताना चाहता हूं और दिल्ली के सभी पूर्वांचल वासियों से कहना चाह रहा हूं, दिल्ली के अंदर 1000 जगहों पर, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, अलग अलग इलाकों में दिल्ली सरकार की तरफ से घाट के निर्माण किए जा रहे हैं, जहां पे छठ पूजा की तैयारी चल रही है। सारी तरह के पानी, जल बोर्ड का पानी जो है वहां पहुंचाया जा रहा है। तो मैं पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप धूमधाम से सभी जगहों पर आप जो है वहां पर छठ मनाइए, और सभी जगहों पे छठ की तैयारी चल रही है। लेकिन छठ के मौके पर दिल्ली में यमुना ऐसी दिखेगी तो तस्वीर तो बहुत खराब जाएगी। नहीं, जमुना में तो एलजी साहब ने छठ पूजा करने की जो है वो परमिशन दी नहीं, वो तो परमिशन वहां पर मिली ही नहीं है। हाँ। और रही बात, जहां तक आप पानी की बात कर रहे हो, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय जो है मतलब भाजपा की सरकार ने मतलब किस खेल के तहत ये पानी यहां पर पहुंचाया गया है। नहीं, वही आरोप लगा रहे हैं कि जब अच्छा होता है तब तो आप लोग कहते हैं हमने किया है, अब जब ये डीडीएमए का ऑर्डर है तो इसको आप एलजी पे डाल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। नहीं, दिल्ली के अंदर 1000 जगह पे पूजा हम करा रहे हैं, दिल्ली सरकार करा रही है, अरविंद केजरीवाल करा रहे हैं, ये कोई छुपी बात नहीं है। हाँ। भाजपा की सरकार में भाजपा के एक नेता बता दें कितने जगह पूजा कराते थे ये? नहीं, वो यही कह रहे हैं कि अच्छा काम होता है तो आपकी सरकार ने किया है, और जब कहीं फंसता है मामला तो वो एलजी का नाम लेते हैं, वो ये कह रहे हैं। एलजी साहब डीडीएमए के चेयरमैन नहीं है, वो हटा दें, सीएम साहब को बना दें चेयरमैन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। उधर प्रदूषण पर सफाई देते हुए दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि ओखला बैराज, जहां यमुना के प्रदूषण की तस्वीर दिखाई जा रही है, वो दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई विभाग के अधीन है। उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए कई बार सुझाव दिए गए, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं निकाला गया। उधर पंजाब, हरियाणा के कई इलाकों में अब भी किसानों का पराली जलाना जारी है। आज भी कई इलाकों से पराली जलाने की घटनाएं सामने आई हैं। पंजाब में पिछले सप्ताह पराली जलाने की 8000 से भी अधिक घटनाएं हुई थी। हरियाणा में भी इस साल पिछले साल की तुलना में पराली जलाने के मामले में 1.5 गुना वृद्धि हुई है। राज्य सरकार इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसका असर कम ही दिख रहा है। और दिल्ली एनसीआर में दिवाली के 4 दिनों के बाद आज प्रदूषण का स्तर खराब बना हुआ है। आज भी आसमान में स्मोक की चादर बिछी हुई है। सुबह कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार था। आनंद विहार, शाहदरा, वजीरपुर, पूसा रोड, नोएडा, गाजियाबाद समेत कई इलाकों में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। पिछले 5 साल में दिवाली के बाद ये प्रदूषण का सबसे अधिक स्तर है। ऐसे में यहाँ सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रदूषण इतना अधिक है कि दिल्ली से लेकर आगरा तक कई ऐतिहासिक इमारतें धुंध में छुप गई हैं। दिवाली के बाद से लाइक वी स्टार्टेड राइडिंग, तो थिंग्स हैव बिकम वेरी वर्स। इतना पोल्यूशन है एंड हमारी थ्रोट चोक होता है, आईज पेन हो रही है। थिंग्स हैव लाइक देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड प्री दिवाली. So we request everyone to take a step forward in reducing this amount of pollution because every bit counts. दिवाली के पहले और बाद में काफी फर्क है, क्योंकि पहले हम आराम से साइकिल चला सकते थे। अभी क्या, एक तो आई इरिटेशन बहुत होती है पोल्यूशन की वजह से, और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम रहती है काफी, तो ये पहनना पड़ता है हमको। और सिंस वी आर साइकिलिस्ट तो हमको प्रॉपर ब्रीदिंग की जरूरत होती है, तो इससे इफेक्ट पड़ जाता है। और आई इरिटेशन के लिए अब ये ग्लासेस पहन लेते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा लोगों को कि पटाखे थोड़े कम जलाए जाए। वैसे मेन कॉज वो नहीं है, बट पटाखे कम जलाए जाए और जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज किया जाए। I think the main cause for this pollution is because of the crops that are burning in and around Delhi, and plus people burning crackers.
बिहार बीजेपी प्रदेश के अध्यक्ष और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल को आज खासी फजीयत झेलनी पड़ी। वे जहरीली शराब से मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने नौतन पहुंचे थे। वहां उन्होंने लोगों को 5-5 हजार रुपए का लिफाफा पकड़ाना चाहा तो लोग भड़क गए। गांव वालों ने उनकी गाड़ी को भी घेर लिया। गांव वालों की शिकायत थी कि जायसवाल उनके सवालों के ठीक से जवाब तक नहीं दे सके। इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 नवंबर को जहरीली शराब के मामलों से निपटने के उपायों पर बैठक बुलाई है। अरे इसमें सहयोग करना चाहिए, सब लोग एकजुट होकर के खड़ा होकर के अब संकल्प भी लिए थे, तो भूलना नहीं चाहिए इस चीज को, और कभी नहीं भूलना चाहिए। जो पावर में उस समय थे और जो पावर में नहीं थे, हमारी तो दोस्ती फिर हो गई और फिर हम लोग बाद में एनडीए हो गए। लेकिन बीच में भी जिस समय किया गया भाई, तो क्या आप जरा बताइए, तो जो लोग साथ थे उन लोगों को नहीं ध्यान रखना है क्या? और जो सरकार में नहीं थे उन सब लोगों ने पूरे तौर पर दोनों हाउस में सपोर्ट किया। सर्वसम्मति से एक चीज प्रस्ताव पारित हुआ है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। मनीष, एक तरफ कई पार्टियां हैं जो शराबबंदी पर लगातार सवाल उठाती आ रही हैं, दूसरी तरफ बिहार में इस तरह की जहरीली शराब की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जो 16 तारीख की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, इससे क्या उम्मीद की जा रही है? इसे आप कुछ भी उम्मीद ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जो पूरी बिहार में शराबबंदी करीब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष से थोड़ा सा समय कम है अभी भी, तो लागू की गई थी। नहीं, 5 वर्ष से ज़्यादा हो गया, अखिलेश माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये पूरी तरीके से विफल है और इस सच को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानते हैं, उससे भली भांति परिचित हैं। लेकिन ये विफल हुआ है, उसमें कोई उनका विरोधी इसके लिए जिम्मेवार नहीं है, बल्कि जिस पुलिस विभाग के वो मुखिया हैं वो इसके लिए आधा से अधिक उसके ऊपर जिम्मेवारी है। पूरे बिहार में शराबबंदी के बाद एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था कायम हुई है, जिसको तोड़ने के बजाय पुलिस विभाग के जो अधिकारी हैं, खासकर जिलों में जो पदस्थापित अधिकारी हैं, थानों में जो बैठे लोग हैं और सिपाही तक, वो इस समानांतर आर्थिक व्यवस्था के एक स्टेक होल्डर हो गए हैं, क्योंकि ये बिना इन्वेस्टमेंट का उनको एक बम्पर रिटर्न मिलता है। और ये इस सच से नीतीश कुमार भी भली भांति परिचित हैं, लेकिन उनको मालूम है कि वो शराबबंदी के पूरे अपने फैसले पर पीछे नहीं जाना चाहते, यानी कि पुनर्विचार नहीं करना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इसको और सख्ती से लागू किया जाए। लेकिन जिसे सख्ती से लागू कराना है, चूंकि वो खुद ही इस पूरे गोरख धंधे में अब लिप्त हो गया है और उसे इतना ज्यादा उससे काली कमाई हो रही है, उन्हें मालूम है कि कुछ भी कितनी भी बैठ के कर ले, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए। इसी के लिए अब वो जो है विपक्षी पार्टियां, खासकर तेजस्वी यादव हुई या सरकार में जो सहयोगी बीजेपी के बिहार के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, जो अपने अटपटे बयानों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने भी कहा था कि पुनर्विचार करना चाहिए। तो उनको एक तरह से निशाने पर रखकर ये बयान दे रहे हैं कि आपको भी सहयोग करना चाहिए। जब मुख्यमंत्री होकर अगर आप सहयोग मांगने लगे तो इसका मतलब है कि उनको अपने तंत्र के ऊपर अब भरोसा नहीं रहा। उन्हें मालूम है कि वो बैठक भले ही कर लें, लेकिन बिहार में शराब जो है उसका होम डिलीवरी होता रहेगा, लोग जहरीली शराब से मरते रहेंगे। इसलिए वो अब चाहते हैं कि आप कोई भी जो है उसकी आलोचना ना करे, बल्कि उनके साथ सहयोग करे। अखिलेश, शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा मनीष बता रहे हैं कि चाहे बीजेपी मांग करे कि शराबबंदी के फैसले पर पुनर्विचार हो, लेकिन नीतीश कुमार ने जो 16 तारीख को बैठक बुलाई है उसमें वो लोगों से सहयोग देने की अपील ही करेंगे। इस फैसले पर दोबारा विचार करने की संभावना नहीं है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनाव के अब कुछ महीने ही शेष बचे हुए हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, सब उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में कूदे हुए हैं, रैलियां कर रहे हैं। प्रियंका गांधी भी लगातार बेहद सक्रिय हैं।
साफ तौर पर अभी तक ये निकल करके आ रहा है कि कोई बड़ा गठबंधन नहीं हो रहा है। हमने देखा 2017 में अखिलेश यादव और कांग्रेस साथ आए थे, उसके बाद 2019 में मायावती और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था, लेकिन अखिलेश ने अब तक साफ किया है कि कोई नया गठबंधन नहीं होगा। इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया नाम उभर कर सामने आया है। जब इस नाम की हम बात करते हैं तो संघर्ष सामने आता है, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो दिल्ली में एक नाबालिग बच्ची से बलात्कार का मामला हो, चाहे वो SC/ST आरक्षण का मामला हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, लगातार वो सड़कों पर मौजूद रहे। इनका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भीम आर्मी के प्रमुख हैं और इन्होंने भी फैसला लिया है कि वो उत्तर प्रदेश में इस बार सियासी मैदान में उतरेंगे। उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों में चुनाव लड़ने की भी उन्होंने घोषणा की है। चंद्रशेखर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब से राजनीति में आए हैं, कहा जाता है कि आप संघर्ष की राजनीति करते हैं, मुद्दों की राजनीति करते हैं, और जब जब आपके बारे में बात की जाती है तो कोई बड़ा राजनीतिक दल आपके खिलाफ बोलता हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन जब बहन जी मायावती से आपके बारे में पूछा जाता है तो नाराज हो जाती हैं, क्योंकि वो जिस अनुसूचित जाति के वोट बैंक को अपना समझती हैं या उनको वो परंपरागत तौर पर वो वोट बैंक मिलता भी है, ऐसा लगता है कि उस वोट बैंक के छिन जाने के संकेत मिलते हैं अगर आप चुनावी मैदान में आ जाते हैं। तो चंद्रशेखर, क्या है आपका चुनावी रणनीति, क्या सोच रहे हैं, कैसे मैदान में आएंगे, उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसे स्थापित करेंगे आप? देखिए, ये लोकतंत्र है और जनता का आशीर्वाद जिसको मिलता है वो बड़ी पार्टी छोटी पार्टी हो जाता है। जनता जिसको सपोर्ट करती आगे बढ़ाती है वो सरकार बना लेता है। तो मैं तो, मेरी पहचान तो संघर्ष से है, और मैंने जिनको आदर्श माना, मान्यवर साहब श्री काशीराम, उन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम समय तक संघर्ष किया। तो अब उत्तर प्रदेश में हमारा प्रथम चुनाव के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है चुनाव लड़ने के लिए, वो होता है संगठन। तो संगठन हमारा तैयार हो चुका है, बूथ कमेटियां हमारी तैयार हो चुकी 403 विधानसभा की। अब हम मेहनत से जो मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है, जैसे महंगाई का मुद्दा है, जैसे किसानों के मुद्दे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, वो तमाम मुद्दे जिनसे जनता प्रभावित होती है, हम उन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। और लगातार हमारी टीम जहां भी एट्रोसिटी, शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड माइनॉरिटी के लोगों के साथ होती है, वहां खड़ी रहती है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ जो है चुनाव के समय उनके बीच जाना राजनीति नहीं होती है। मेरे हिसाब से पूरे 5 साल उनकी जिम्मेदारी, जिसने आपको वोट दिया, ठीक है, उसने अपनी जिम्मेदारी आपको दी है, तो उनकी जिम्मेदारी निभाना भी राजनीति होती है और इससे हम लोग सक्रिय। ठीक है चंद्रशेखर, क्या है, कैसे करेंगे राजनीति? क्या कोई गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं आप? क्या आप अखिलेश के साथ जाना चाहते हैं? क्या आप कांग्रेस के साथ जाना चाहते हैं, या अकेले मैदान में लड़ेंगे? किसके साथ गठबंधन चाहते हैं आप? देखिए, मुझे अभी ये सवाल कुछ दिन पहले भी पूछा गया, तो मैंने इस पर जवाब दिया कि अगर गठबंधन की बात आएगी तो मेरी प्रायोरिटी सर्वप्रथम माननीय बहन जी रहेंगे, क्योंकि इसके पीछे एक कारण, चुनाव खत्म हो जाएगा, अगर बहुजन समाज के लोग सरकार में न आए तो पूरे 5 साल जो अन्याय, अत्याचार, जुर्म जाति उनके साथ होगी, अब उस पर कोई नहीं आएगा लड़ने, तब वहां भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी खड़ी रहेगी। जब 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला होगा और अन्याय होगा, यानी कि नौजवानों के साथ रोजगार में अन्याय होगा, आरक्षण में घोटाले होंगे, तो कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए, तब वहां भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी खड़ी रहेगी। तो यानी आप जब सत्ता में बैठे लोग, सौरभ भाई, जब सत्ता में बैठे लोग सत्ता का दुरुपयोग करके गरीबों की जमीन छीनेंगे, गरीबों की जमीन दबाएंगे, उनके घर जलाएंगे, तब कोई नहीं आएगा। जब दलितों की लाशें पड़ी होंगी सड़कों पे, मुसलमानों के ऊपर गोली चलेगी, तब कोई नहीं आएगा। तो चंद्रशेखर उनकी लाशों को अपने हाथ में लेकर न्याय दिलाने के लिए घूमता फिरेगा। इसलिए मेरा प्रयास था कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन हो जाए। मैंने पहल की है, जबकि हमेशा उनकी तरफ से मैं अपमानित होता रहा, लेकिन मेरे लिए जी आप मायावती जी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं चंद्रशेखर, लेकिन जब जब आपके बारे में सवाल पूछा जाता है बहन जी से, तो बहन जी नाराज हो जाती हैं। और साफ तौर पर संकेत तो यही है कि वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि जिस अनुसूचित जाति के वोट उनको परंपरागत तौर पर मिलते रहे हैं, ऐसा लगता है उन्हें कि कहीं ना कहीं आप उसमें सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं, उनको तोड़ सकते हैं, उनका सियासी गणित बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसा लगता है कि वो आपकी इस प्रस्ताव को मानेंगी? देखिए सौरभ भाई, पहले तो वोटर जो है ना, वो किसी का गुलाम नहीं है। आप समझिए, जब आप दलित वोट की बात करते हैं तो पहले ये आजादी के समय ये कांग्रेस के साथ रहा, फिर ये रामविलास पासवान जी के साथ चला गया, बाबू जगजीवन राम के साथ रहा, फिर मान्यवर काशीराम साहब के साथ आया, बहन जी के साथ आया।
तो ये लगातार, ये असल में ये जो नेता पसंद करता है वो लड़ने वाला नेता पसंद करता है, क्योंकि इसको सरकार किसी की भी उसको शोषण सहना पड़ता है। तो मेरे लिए बहुजन समाज का हित सर्वोपरि है, मेरे लिए व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, मेरे लिए बहुजन समाज का हित सर्वोपरि, इसलिए मैंने पहल की। आप जानते हैं, ये क्या सब पूरा मीडिया जानता है कितने अपमानित शब्द उन्होंने मुझे कहे। भीम आर्मी के संघर्ष को उन्होंने एजेंटगिरी कहा, लेकिन मैंने कभी उसको सिरे से जो है नकार दिया कि ठीक है, कुछ गलतफहमियां हो सकती है, कुछ गुस्सा हो सकता है, लेकिन मेरी पहल ये है, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना जरूरी है, तो इसलिए मैंने पहल की है। और वो नाराजगी करें, लेकिन वो चंद्रशेखर के काम को गलत नहीं साबित कर सकती हैं। चंद्रशेखर ने कोई ऐसा काम नहीं किया, भीम आर्मी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे बहुजन समाज का नुकसान हुआ हो। और जब भीम आर्मी को राजनीतिक संरक्षण की जरूरत थी, सरकार के लोग उन पर झूठे मुकदमे करे जेल भेज रहे थे, तब उस राजनीतिक संरक्षण के लिए मैंने उनसे मांग की, मैंने उनको लेटर लिखे, उन्होंने नकार दिया, लेकिन फिर भी भीम आर्मी अपना काम करती रही। आज हम गठबंधन चाहते हैं, क्योंकि जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो नेता घरों में घुस जाएंगे और लड़ने के लिए हमें आना पड़ेगा, तो हम हमेशा सड़क पे रहेंगे, इसलिए। ठीक है, तो अब एक और दूसरा सवाल, क्या चंद्रशेखर खुद चुनाव लड़ेंगे? क्या चंद्रशेखर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो आपने कौन सी सीट चुनी है या किस नेता के खिलाफ आप तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव लड़ने की? देखिए सौरभ भाई, पहले तो ये फैसले पार्टी की बोर्ड के हैं, जो हमारी कोर कमेटी उनके फैसले हैं, लेकिन अगर आप मेरे दिल से पूछेंगे, मेरी इच्छा पूछेंगे, तो मैं बता दूं, क्योंकि लोकतंत्र है भाई, अपनी पार्टी में मुझे अपनी बात रखने के अधिकार है। तो अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे, जो वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने पिछले 4.5 साल में जो दुख तकलीफ उत्तर प्रदेश की जनता को दी है, जिस तरह से 69% भर्ती आरक्षण घोटाला हुआ, पिछड़े वर्ग की रिपोर्ट के बाद उन्होंने न्याय नहीं किया, तो ऐसे निर्दयी मुख्यमंत्री के खिलाफ मैं चुनाव लड़ूंगा और उनको सत्ता सदन में नहीं घुसने दूंगा, ये मेरा विश्वास। तो जहां योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे मैं वहां चुनाव लड़ूंगा। तो ये एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं आप एनडीटीवी पर, एक बड़ी घोषणा कर रहे हैं एनडीटीवी पर आप कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार क्या हुआ था ना, लोकसभा में मैंने देश के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी लड़ने का फैसला लिया था, लेकिन पिछली बार हमारा दल नहीं था, तो बहन जी ने कह दिया कि चंद्रशेखर वहां लड़ेंगे तो मोदी जीत जाएंगे, चंद्रशेखर बीजेपी की मदद कर रहे हैं, तो मैं नहीं लड़ा। लेकिन इस बार हमारा दल है, और अगर पार्टी मौका देगी तो मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि मैं योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, वो कोई सी सीट तय कर लें। और ऐसा नहीं मैं सुरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, मैं वहां लड़ूंगा जहां योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। मेरे लिए सदन में जाना नहीं, मेरे लिए उनको सदन से रोकना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप एक चीज और समझिए सौरभ भाई जी, 403 विधानसभा की सीटें हैं जी, 86 जिसमें आरक्षित हैं, 84 शेड्यूल कास्ट के लिए, 2 शेड्यूल ट्राइब के लिए, उसके बाद बची 317 सीटें, उन पे भी हमें चुनाव लड़ाना है। तो हमारी तैयारी पूरे उत्तर प्रदेश में है। उन सीटों पे जैसे हम अभी सामान्य जाति के लोगों को नहीं लड़ा रहे हैं, तो उन सीटों पे हम दलित नौजवानों को, जो रिजर्व जनरल सीटें हैं, दलित नौजवानों को, मुस्लिम भाइयों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, और जो अन्य ईसाई, सिख, दलित समाज की सभी जातियों को, सब लोगों को हम लड़ाने का काम करेंगे 403 विधानसभा पे, अगर पार्टी ने तय किया अकेले जाना। ठीक है, अकेले जाना है। वैसे आप प्रेफर करते हैं कि बसपा से आपका गठबंधन हो जाए। अगर आप लड़ते हैं योगी के खिलाफ चुनाव, तो क्या आप चाहेंगे कि वहां से समाजवादी पार्टी या बीएसपी कोई कैंडिडेट ना दें, ताकि सीधा मुकाबला आपके बीच और योगी जी के बीच हो? क्योंकि अभी तक योगी जी ने भी फैसला नहीं किया कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, वो चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो विधान परिषद के सदस्य हैं, एमएलसी बनकर वो मुख्यमंत्री हैं, तो अभी उन्होंने फैसला नहीं किया है। लेकिन अगर आप वो लड़ते हैं और आप चुनावी मैदान में आएंगे, तो क्या आप कुछ अंडरस्टैंडिंग करेंगे अखिलेश यादव से और बहन जी से, ताकि वहां से कोई उम्मीदवार ना दें आपके खिलाफ योगी जी के लिए? देखिए, जब हम ये कहते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम कैंडिडेट फेस हैं, तो उनको रोकना जरूरी है। तो क्या तो बहन जी लड़ लें या अखिलेश भाई लड़ लें, या फिर वो नहीं लड़ते तो मुझे छोड़ दें कि मैं लड़ूं। देखिए, ऐसा है ना, वो बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता उत्तर प्रदेश के, उनके खिलाफ लड़ने के लिए ताकतवर व्यक्ति चाहिए। मैं समझता हूं कि मैं ताकतवर हूं और मैं उन्हें हरा सकता हूं, तो मेरी ये मांग रहेगी कि भाई इस पे विपक्ष के लोग भी सोचें, और अगर वो उनकी मदद करने के लिए कोई प्रत्याशी लड़ाएंगे तो अलग बात है। बेसिकली जब मैं जनता के बीच जाऊंगा तो जनता जानती है कि ये व्यक्ति बिकाऊ व्यक्ति नहीं, टिकाऊ व्यक्ति, और ये लड़ेगा और ये भागेगा नहीं मैदान छोड़ के, और ना मैं सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डरता, ना मुकदमे से। तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं लड़ूंगा तो पूरी मजबूती से लड़ूंगा, और फिर सदन में नहीं जाने दूंगा। वो रास्ता जो है ना बंद कर दूंगा, जिसने पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था के नाम पे, भाईचारे के नाम पे जो ठगने का काम किया यूपी की जो सरकार है,
जिस तरह का ये माहौल बनाने का काम चंद्रशेखर, किया, इस सरकार के मुखिया को नहीं घुसने देंगे। चंद्रशेखर जी, आज आपने बोला है कि आप योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, पर यह बताइए कि योगी जी के खिलाफ चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन आप हमेशा कहते रहे कि अखिलेश जी एक प्रबल दावेदार हैं योगी जी के खिलाफ, समाजवादी पार्टी एक मुख्य विपक्षी दल है वहां पर, तो अगर आप बहन जी के साथ गठबंधन होता है तो क्या आप तैयार हैं कि आप अखिलेश यादव से भी आमना सामना करेंगे, आप उनके सामने भी अपने कैंडिडेट उतारेंगे, उनसे भी सियासी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं आप? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, जिनसे समझौता होगा उनसे संघर्ष नहीं होगा, और जिनसे संघर्ष होगा उनसे समझौता नहीं होगा। तो जब हम चुनाव लड़ने जाएंगे तो मैं किसी को फ्री में तो नहीं कहने वाला कि आप अपने यहाँ प्रत्याशी लड़ा लीजिए, हम यहाँ से विड्रॉ कर देते हैं। देखो, जनता जिसको पसंद करेगी वो जीतेगा। तो फिर तो जब आपका कोई गठबंधन नहीं होगा फिर तो आपको लड़ाना पड़ेगा भाई। अगर कोई समझौता हो जाता है तो फिर गठबंधन धर्म निभाना पड़ेगा, अदरवाइज उसके बाद जो है ना फिर सीधी लड़ाई होगी। हमारा प्रयास रहेगा हम अपने प्रत्याशी जिता के भेजें। तो अगर मैं किसी प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने चाहूंगा तो ये थोड़ा मैं किसी दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे दो, तो अपनी प्रत्याशी के लिए वोट मांगूंगा। और मेरा विश्वास है उत्तर प्रदेश की जनता ने सबको देख लिया है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है और वो नए लोगों को मौका देना चाहती है। ठीक है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, महिलाएं परेशान है, ठीक है, व्यापारी परेशान है। चंद्रशेखर, आखिरी सवाल आपसे, आप चाहते हैं बहन जी के साथ आपका गठबंधन हो, अगर ऐसा नहीं होता तो आप अकेले सियासी मैदान में जाएंगे। प्रियंका गांधी के बारे में क्या कहना है आपका? क्या कांग्रेस से कुछ समझौता करना चाहते हैं? हो सकता है आपका, क्या उसके कुछ चांसेस हैं? चूंकि उधर मायावती से आप चाहते हैं कि आप गठबंधन कर ले, क्या ऑप्शन मिले तो क्या आप प्रियंका गांधी के साथ भी जा सकते हैं? देखिए, मैं साफ तौर पे कह दूं, ये डिसीजन पार्टी का है कि पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी। मुझसे पूछा गया तो मैंने अपनी राय रखी। अब मैं इस पे भी कह देता हूं कि जो पार्टी जिसके साथ गठबंधन में जाएगी, देखिए गठबंधन के सभी विकल्प अभी खुले हुए हैं, ऐसा नहीं कि बंद हो गए। तो जिस दिन पार्टी जो तय कर देगी, जैसे अभी हमारी 150 प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार है जो हम नवंबर में घोषित करने वाले हैं। ठीक, हम पे सभी चुनाव की सीटों पे 403 विधानसभा पे कैंडिडेट भीम आर्मी के नौजवानों को हम लोग लड़ाने वाले, क्योंकि लीडरशिप पैदा हो, जैसा मैंने आपसे कहा। तो पार्टी जहां भी गठबंधन करेगी, पार्टी जहां जैसे सिंगल लड़ने को आएगी, पार्टी जिस सीट से लड़ाने कहेगी, तो हम लोग उस पर काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टी बड़ी है, हम लोग छोटे हैं, विचारधारा बड़ी है। हमारा काम जो है वो है चुनाव को, जो पार्टी का आदेश है उसको पूरा करना, उस पर खरे उतरेंगे जी। और मेरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जब हमारे सामने चुनाव लड़ेंगे तो सदन में नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो ये चंद्रशेखर जी थे जिन्होंने ऐलान किया है दो बातों का। पहली बात ये कि वो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे अगर वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि अभी वो विधान परिषद के सदस्य हैं। अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ चंद्रशेखर जी होंगे, और चंद्रशेखर ये भी चाहते हैं कि उनका गठबंधन बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से हो जाए। तो ये दो बड़ी सियासी बातें हैं यहां पर चंद्रशेखर ने कही है। चंद्रशेखर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के एक बड़ी खबर यही है कि चंद्रशेखर भीम आर्मी प्रमुख हैं। उन्होंने कहा है कि वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, वो चाहे जहां से भी चुनाव लड़ें, वो उनके खिलाफ खुद मैदान में उतरेंगे। और वो ये भी अपील कर रहे हैं कि जब वो मैदान में आए तो दूसरी विपक्षी दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो या कांग्रेस हो, वो उनको मजबूत करने का काम करे, ताकि जो लड़ाई हो योगी और चंद्रशेखर के बीच हो।